हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। आज हम लोग पर्यावरण में मूल्यांकन को पढ़ने वाले हैं और सीसीई मूल्यांकन को पढ़ेंगे स्पेशली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार पूछा ही जाता है। तो आज का जो चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हम जो लोग सीसीई के बारे में पढ़ेंगे, फिर कंटिन्यूस क्या होता है, कंप्रिहेंसिव क्या होते हैं, एक अच्छे जो परीक्षण होता है उसके गुण क्या होते हैं। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लगभग 2-3 क्वेश्चन कम से कम इस क्लास से आपको मिलने वाले हैं और बहुत बेस्ट कंटेंट है ये मैंने आपके लिए तैयार किया है। बस आप लोग इसको आराम से पढ़ते रहिए। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट कर दें। देखिए, मूल्यांकन पहले तो हमको समझना होता है कि मूल्यांकन होता क्या है, क्यों किया जाता है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं बार बार, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम की उपलब्धि का पता लगाया जाता है, मतलब कितना बच्चों ने सीख लिया है, अर्थात शिक्षार्थियों ने ज्ञान प्राप्ति को किस सीमा तक समझा है, उनकी बुद्धि का स्तर क्या है, उनकी अभिरुचि क्या आदि का पता लगाया जाता है मूल्यांकन के माध्यम से, इवेल्युएशन के माध्यम से। ये देखिए, बालक की शिक्षा में मूल्यांकन और मापन दोनों महत्वपूर्ण है। ठीक है, मूल्यांकन जो होता है वो मापन पर निर्भर करता है। पहले मापन किया जाएगा, उसके बाद में होगा मूल्यांकन। बिना मापन के मूल्यांकन अधूरा है। तो ये तो हमने ये देख लिया, मूल्यांकन का अर्थ होता है कि उपलब्धि स्तर का पता लगाना और जहाँ पर कमी रह गई है बच्चों के, उसको ठीक करना, उसका पता लगाना, इसलिए करते हैं मूल्यांकन। अब हम देखते हैं मूल्यांकन का उद्देश्य क्या क्या होता है। देखिए, मूल्यांकन क्यों किया जाता है? छात्रों की उपलब्धि का पता लगाने के लिए, छात्रों के विकास को निरंतर गति देने के लिए, मतलब कंटिन्यू बनाए रखने के लिए, परफॉर्मेंस को बेस्ट करने के लिए, छात्रों की योग्यताओं, कुशलता और रुचियों का पता लगाने के लिए, मतलब किस बालक की क्या क्या एबिलिटीज़ हैं, क्या क्या इंटरेस्ट हैं, किन किन चीज़ों में वो बेस्ट कर सकते हैं, छात्रों की कठिनाइयों, विफलताओं और असफलताओं का पता लगाना। आगे क्या है? शिक्षकों की कुशलता व का सफलता का पता लगा। अब जो हमने टीचर्स पढ़ाने के लिए रखे हैं, जो ठीक है लर्नर्स को पढ़ा रहे हैं, क्या वो टीचर योग्य हैं कि नहीं है, वो सही से पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं पढ़ा पा रहे हैं, वो सक्सेसफुल टीचर हैं कि नहीं है। तो इन चीज़ों का जो हमको पता होगा वो मूल्यांकन के माध्यम से ही चलेगा। इसके बाद क्या? अध्ययन अध्यापन को प्रभावशाली, मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए छात्रों के सीखने हेतु उपचारात्मक व्यवस्था करना। अब मान लीजिए मूल्यांकन किया, कुछ बच्चे हैं जिनको उपचारात्मक शिक्षण की चाहिए, तो हम उनको लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था कर देंगे। देखिए, मैंने इस पीडीएफ में बिल्कुल जितना भी इम्पोर्टेंट है सब कुछ टू द पॉइंट होके लिख दिया है। ठीक है, इसलिए आपको ये कुछ लेंथी लिख सकती है, लेकिन मैं कंटेंट से कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करूँगा। ओके, तो इसको आराम से पढ़िएगा, इसमें सब कुछ मिलेगा आपको। आगे चलते हैं हम। सतत व व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसको समझ लीजिए जी क्या होता है। बहुत पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। मूल्यांकन अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम चरण मूल्यांकन ही है। हाँ, सबसे लास्ट में मूल्यांकन ये किया है सीबीएसई ने। ध्यान रखना, जो सीसी की कॉन्सेप्ट है, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो चल रहा है, इसको सीबीएसई ने रिकमेंड किया। सीबीएसई ने सबसे पहले अपने स्कूलों में चलाया था। ने अध्ययन अध्यापन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मूल्यांकन हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की रिकमेंडेशन अनुशंसा की। अब जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, इसमें दो वर्ड है, एक है सतत, एक है व्यापक। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत का मतलब क्या है या व्यापक का मतलब क्या है, तो इनका डायरेक्ट क्वेश्चन इतना ही पूछ लिया कि सतत का मतलब क्या है। तो हमको सतत और व्यापक इन दोनों के मतलब पता होने चाहिए कि इनकी मीनिंग क्या है एक्चुअली। चलिए देखते हैं। देखिए, मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन का मतलब होता है कंटिन्यूअस एवेल्युएशन, लगातार। ठीक है, लगातार का मतलब टाइम टू टाइम, कुछ समय अंतराल के बाद जो है बच्चों का मूल्यांकन होता रहना चाहिए, जिससे उनके अंदर परीक्षा को जो डर है वो निकल जाए।
सतत मूल्यांकन, इस मूल्यांकन द्वारा शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास होता है। अच्छा, फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए शिक्षार्थियों का मूल्यांकन भी निरंतर होना चाहिए। जब अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है लर्निंग, तो लर्निंग के साथ ही साथ मूल्यांकन भी हमेशा होना चाहिए। अब ये देखिएगा, सतत एवं शिक्षार्थी का सतत मूल्यांकन 3 प्रकार से होता है। अब जो सतत मूल्यांकन होता है वो कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। इनके नाम ध्यान रखना, पूछे जाते हैं ऐसे। निदानात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन और संकलनात्मक मूल्यांकन। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन और समेटिव इवेल्युएशन। अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सतत का मतलब क्या हुआ? सतत का बस मतलब इतना कि लगातार, टाइम टू टाइम, जैसे हमारे यूटी होते हैं, ठीक है, मंथली एग्जाम, मंथली टेस्ट होते हैं, हाफ अर्ली एग्जाम होते हैं, ठीक है, और प्री बोर्ड होते हैं। ये क्यों इतने ज़्यादा एग्जाम लिए जाते हैं? जिससे बच्चों के अंदर जो डर है परीक्षा का, मेन परीक्षा का, वो निकल जाए, ठीक है, और उनको एक इंजॉय की तरह करें, मूल्यांकन को एक इंजॉयफुल तरीके में लें, वे में लें, कोई उससे भयभीत ना हो। अब 3 प्रकार हो गए, अब इन तीनों को डिटेल से पढ़ लें। ये पूछा गया, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब निदानात्मक मूल्यांकन क्या होता है? डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसके बारे में हम लोग अलग से भी पढ़ चुके हैं बहुत बार। निदान का मतलब होता है समस्या की पहचान करना। जिन शिक्षार्थियों में अधिगम की प्रकृति सही से नहीं हो पाती है, ऐसे शिक्षार्थियों में अधिगम संबंधी समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए इस मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है तथा इसके उपरांत उन्हें उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। मतलब जो बच्चे हमारी क्लास में वीक हैं, तो पहले तो हमने उनका निदानात्मक टेस्ट लिया, ठीक है, परीक्षण किया, तो हमें पता चला कि हमारी क्लास में जो है 10 ऐसे स्टूडेंट्स हैं आउट ऑफ 40 जिनको उपचारात्मक शिक्षण की ज़रूरत है, ठीक है। तो पहले तो हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया, उनको पता कर लिया, किसके द्वारा? निदानात्मक मूल्यांकन के द्वारा। फिर हमने उनको कह दिया जिसको प्रॉब्लमेटिक थी, ठीक है, जिसको उपचारात्मक शिक्षण के चाहिए था, फिर मैंने उसको उपचारात्मक शिक्षण प्रोवाइड करा दिया। रचनात्मक मूल्यांकन, ये बहुत बार पूछा गया, इम्पोर्टेंट लिख लो। रचनात्मक मूल्यांकन दौरान, मतलब पढ़ने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ये होता है। इस मूल्यांकन के दौरान अधिगम की प्रगति आकलन एवं निर्धारण किया जाता है। इस मूल्यांकन से प्राप्त परिणामों के आधार पर शिक्षार्थी को फीडबैक दिया जाता है। इसका मतलब ये है, ये जो आपका रचनात्मक मूल्यांकन होता है ये साथ साथ होता है। जैसे हमारे जो क्लास टेस्ट होते हैं, यूटी वगैरह होते हैं, हाफ अर्ली एग्जाम होते हैं, ये क्या है? ये रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन मतलब वो होता है जो सीखने की प्रक्रिया के दौरान चलते रहते हैं, ठीक है। केवल बोर्ड एग्जाम जैसी केवल एक बार लास्ट में ही नहीं होता, उनको हम संकलनात्मक मूल्यांकन कहते हैं, समेटिव इवेल्युएशन। जो एनईपी 2020 है उसने रचनात्मक मूल्यांकन को अच्छा माना है और रचनात्मक मूल्यांकन को बढ़ावा करने देने की बात कही है फॉर्मेटिव असेसमेंट की। इस मूल्यांकन से प्राप्त परिणामों के आधार पर शिक्षार्थियों को फीडबैक दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी बच्चे का टेस्ट लिया है अपने क्लास में, तब आपको पता चला कि हमारे जो 40 स्टूडेंट हैं उनमें से 30 तो ठीक है, ठीक है, लेकिन जो 10 स्टूडेंट हैं वो हमारे जो है अभी काफ़ी सब्जेक्ट में वीक है। तो हमें फीडबैक मिला, किससे मिला? एग्ज़ाम से मिला। तो जिस एग्ज़ाम से हमने फीडबैक फिर हमको मिला, फिर हमने उनको फिर उपचारात्मक शिक्षण दिया। तो इससे क्या हुआ? इससे उन बच्चों की सीखने के प्रति और रुचि बढ़ेगी, फिर वो और ध्यान से पढ़ेंगे। ये होता है रचनात्मक मूल्यांकन। तो ये प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, ना कि लास्ट में। आगे क्या है? तीसरे नंबर का संकलनात्मक मूल्यांकन। ये क्या होता है? यह मूल्यांकन संपूर्ण सत्र की समाप्ति के बाद किया जाता है। यह इस मूल्यांकन का उद्देश्य अधिगम प्रगति और शैक्षणिक उपलब्धि का आकलन करना होता है। जैसे बोर्ड एग्जाम, एनुअल एग्जाम, जैसे आपके 90% आ गए मान लीजिए 10th में, ठीक है, या 80 आए, तो डायरेक्ट जो एक एग्जाम होता है बस आपकी योग्यता को निर्धारित करने वाला है। समेटिव असेसमेंट, आज तक साल भर आपने क्या किया पता नहीं,
कैसे भी करके बाई हुक बाई क्रुक करके अगर आप 90% नंबर ले आए, 80% ले आए, तो आप बेस्ट है। ठीक है। और जो हमारे बोर्ड एग्जाम वगैरह होते हैं वो संकलनात्मक मूल्यांकन पर का ही एग्जाम्पल है, जिसको हम कहते हैं समेटिव असेसमेंट। एनईपी 2020 ने इसको खराब माना है। ठीक है। एनईपी जो 2020 है उसने कहा है कि इससे कोचिंग कल्चर बनती है और समेटिव असेसमेंट से, और ये ठीक नहीं है, हमको रचनात्मक मूल्यांकन को बढ़ावा देना होगा। तो 3 टाइप्स का हमने मूल्यांकन देख लिया, निदानात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन और संकलनात्मक मूल्यांकन। अब हम आगे चलते हैं। अब आते हैं, ये तो अर्थ आ गए थे सतत मूल्यांकन के अंतर्गत। ठीक है। कंटिन्यूस इवैल्यूएशन के अंतर्गत। अब व्यापक का मतलब क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का मतलब क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव? कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब देखिए, सतत मूल्यांकन शिक्षार्थी के व्यवहार के सिर्फ एक पक्ष, जो कंटिन्यूअस इवेल्युएशन है, वो केवल एक ही पक्ष का, संज्ञानात्मक माइंड का, ठीक है, सोचने समझने की क्षमता का, रिप्रोड्यूस करने की पावर का केवल मूल्यांकन करता है। तो नेरो हुआ ना, संकीर्ण हुआ। परंतु सतत व्यापक मूल्यांकन में क्या है? व्यापक, ब्रॉड, कम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन के द्वारा व्यवहार के तीनों पक्ष, व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, भावनात्मक, अफेक्टिव और क्रियात्मक, साइकोमोटर, तीनों का मूल्यांकन किया जाता है। अब किसी बच्चे का आपने पेपर पेंसिल से किसके बारे में आप मूल्यांकन कर सकते हैं? उसके माइंड का ही तो कर सकते हैं, किसने कितना इसने याद किया, कितना लिख दिया, कितना सोचा समझा। आप उसका फिजिकल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, सोसाइटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, इसका टेस्ट कहाँ कर पा रहे हैं? तो इन सभी का टेस्ट होना चाहिए। इसे इसे कहते हैं व्यापक मूल्यांकन। और इसके द्वारा शिक्षार्थी के शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक, मतलब एजुकेशनल और को करिकुलर एक्टिविटी जो होती है, एक्स्ट्रा करिकुलर, स्पोर्ट्स है, स्विमिंग, डांसिंग है, ठीक है, सिंगिंग है, और अलग प्रकार की एक्टिविटीज भी हो सकती हैं, तो उनका भी मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है। इसका मतलब ये है। तो व्यापक में दोनों चीज़ें आ गई। और इससे पहले जो मूल्यांकन था उसमें केवल इसका मूल्यांकन किया था, शैक्षणिक का। गैर शैक्षणिक का नहीं किया जा सकता, एक्स्ट्रा करिकुलर का नहीं किया जा सकता, जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं। भाई कंपटीशन होती रहती हैं, बहुत प्रकार की कंपटीशन होती रहती है, सिंगिंग है, डांसिंग वगैरह, तो सभी का मूल्यांकन कीजिए आप। ये आता है व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत। अब हम देखते हैं सतत व्यापक मूल्यांकन का महत्व क्या है, क्यों लाया गया, इसके पीछे क्या कारण था, ऐसी क्या चीज थी जो सतत व्यापक मूल्यांकन को लाना पड़ा। इससे शिक्षार्थियों की कमजोरी को पहचान कर उसका निदान किया जाता है। अच्छा ठीक है, कमजोरी को पहचाना, निदान का मतलब होता है समस्या की पहचान करना। ठीक। यह है उपलब्धि स्तर को निरंतर बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है बच्चों के लिए। ठीक है, मोटिवेट करता है। इसके द्वारा उपचारात्मक शिक्षण विधि का प्रयोग कर, रिमेडियल टीचिंग मेथड का प्रयोग कर शिक्षार्थियों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। वो इससे पहले हम पढ़ ही चुके हैं, मतलब जिस बच्चे को उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है उसको आराम से उपचारात्मक शिक्षण प्रोवाइड करा सकते हैं, सीसी के फाइंड आउट करने के बाद, निदानात्मक परीक्षण के बाद। ये शिक्षक को कार्यनीति बनाने में मदद करता है, जो मतलब टीचर जो अपनी प्लानिंग करते हैं क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, उसमें भी इसका जो है बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये नवीन परीक्षण तकनीकों को खोजने के लिए प्रेरित करता है, नई मतलब नई नई टेक्निक्स के माध्यम से पढ़ाने के लिए भी हमको मोटिवेट करता है। यह शिक्षार्थियों के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। सर्वांगीण विकास क्या होता है? होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है कि केवल मानसिक विकास ही ना हो, फिजिकल डेवलपमेंट भी हो, मोरल डेवलपमेंट भी हो, बालक का सोसाइटल डेवलपमेंट भी हो, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी हो, मतलब बच्चे का सभी प्रकार का डेवलपमेंट हो। इसे ही कहते हैं सर्वांगीण विकास, या इसे चहुमुखी विकास भी कहते हैं। निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय
भय नहीं रहता है। हमने ऊपर बात की थी हम लोगों ने, तो इसलिए लगातार परीक्षाएं होनी चाहिए। लगातार का मतलब ये नहीं पर डे परीक्षा, लगातार का मतलब है 1 महीने बाद, 2 महीने के बाद परीक्षा होनी, जिससे बच्चों में जो लास्ट का जो फाइनल एग्जाम हो उसका जो डर है वो ना रहे कि अरे हम तो परीक्षा बहुत दिन से दे ही रहे हैं, अब हमें उसका कोई भी डर नहीं है, वो भयभीत ना हो। तो ये तो हो गया सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का महत्व। अब आगे चलते हैं हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विधियाँ। हम मूल्यांकन कैसे करेंगे, ये भी तो जरूरी है, इसमें विधियों को भी पढ़ने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है आज की। इसकी पीडीएफ रख लेना और 1-2 बार इसको और देख लेना, ठीक है। वैसे सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको, आराम से पढ़िए। मतलब अब सीसी आप करेंगे कैसे, आपके पास मेथड्स कौन से होने चाहिए, तकनीक कौन सी होनी चाहिए। तो सबसे पहली तो साक्षात्कार है, जिसको इंटरव्यू कहते हैं। इंटरव्यू के माध्यम से इस विधि के द्वारा शिक्षार्थियों के आंतरिक विचारों को जाना जाता है। इंटरव्यू मेथड, इस विधि के द्वारा शिक्षार्थियों के विचार एवं दैनिक जीवन के प्रयोग व अधिगम का पता लगता है। मतलब इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि आपको नॉलेज तो है किसी चीज़ की, क्या आप उस चीज़ को दैनिक जीवन में अपनी लाइफ में रियल लाइफ में यूज कर पाते हैं कि नहीं, उपयोग कर पाते हैं कि नहीं, यही इंटरव्यू लेने का जो होता है पर्पज होता है। उसके बाद सेकेंड विधि कौन सी है, प्रश्नावली या प्रश्नोत्तर। इसके नाम से ही क्लियर है, मतलब क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आंसर पूछ पूछ कर। इस विधि में शिक्षार्थियों को एक प्रश्न की सूची दी जाती है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनका उन्हें उत्तर देना होता है विद्यार्थियों को। इसके बाद उनका मूल्यांकन किया जाता है। इसका प्रयोग शाब्दिक व चित्रात्मक दोनों रूपों में होता है। यह विधि शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करती, क्यूरियोसिटी उत्पन्न करती। मतलब किसी को बच्चे से क्वेश्चन पूछो, अगर वो बताता चला जाए तो उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप होगी, क्यूरियसनेस आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो होगी हमारी प्रश्नोत्तर विधि। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, कौन सी मेथड है, निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन मेथड। ये क्या है, शिक्षार्थियों में मूल्यांकन के लिए यह विधि अत्यंत उपयोगी है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। क्यों, इस विधि के द्वारा शिक्षार्थी का व्यक्तिगत या सामूहिक रूप में मूल्यांकन किया जा सकता है। मतलब कि पर्सनली भी उसका किया जा सकता है और सोशली भी उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। इस विधि में शिक्षार्थी के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, केवल वही तीनों पक्ष, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावनात्मक, तीनों पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। यह विधि वस्तुनिष्ठ है, निश्चित है, क्रमबद्ध है, प्रामाणिक है और विश्वसनीय है। इसी यही इस विधि के जो है गुण है कि वस्तुनिष्ठ है। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है कोई भी मूल्यांकन करे उस पर जो है, मूल्यांकन करने पर कोई भी व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो इसे कहते हैं वस्तुनिष्ठ। इसके बाद कौन सी है, दत्तकार। ये बहुत पूछी जाती है, आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे होंगे तो आपको पता होगा। अभी हम लोग बहुत प्रैक्टिस करेंगे, अभी आप लोग पढ़िए बस, मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपका सीटेट पहली बार में ही निकल जाएगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी ये है कि अभी हम अकेले हैं तो अभी अपने आप सब बना रहे हैं कंटेंट, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। इतनी मैं आपको प्रैक्टिस तो इतनी करवाऊंगा कि आप भी कहेंगे कि हाँ बस सर अब तो हो ही जाएगा। दत्तकार मेथड क्या है ये देखिए, शिक्षक बालकों को कुछ ऐसे दत्तकार देता है, मतलब जो असाइनमेंट देता है जिसके द्वारा बालक में सृजनात्मकता का विकास हो, मौलिकता है, संज्ञानात्मकता आदि गुणों का पता चल सके। इन बच्चों के इन गुणों को पता करने के लिए जो है असाइनमेंट दिया जाता है। यह विधि शिक्षार्थियों में अधिगम की लिए चुनौतियां तथा अवसर उपलब्ध कराती है। देखिए, अधिगम किसी का भी उतना ही अच्छा होगा जितने वो चुनौतियों का सामना करेगा, जितने उसको अवसर दिए जाएंगे सीखने के लिए, अपने आप से करने के लिए, ठीक है, उतना ही वो सीख जाएगा। अगर आपको मान लीजिए दत्तकार दिया गया, असाइनमेंट दिया गया, आपने बैठ के नेट से छाप लिया तो आपका क्या होगा, आपका कुछ नहीं होगा, आपका कोई विकास नहीं होगा उससे रिलेटेड जिस पर्पज के लिए वो असाइनमेंट दिया गया था। असाइनमेंट देने का मतलब होता है बालक को सीखने का अवसर देना, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराना।
शिक्षार्थियों को सूचना खोजने और विचारों के निर्माण करने में मदद मिलती है। सही है, जब वो असाइनमेंट करेंगे तो वो ये सब काम करेंगे। ये होता है पर्पज असाइनमेंट देने के पीछे। तो कहते हैं दत्त कार्यविधि असाइनमेंट मेथड। अब पोर्टफोलियो देख लीजिए, ये क्या है। ये तो बहुत आपने सुना होगा वर्ड, ठीक है, बहुत दिनों तक समझ में ही नहीं आता होता क्या। देखिए आज समझते हैं क्या क्या किस क्या क्या है इसके अंदर। इसको हम लिख के रख लेना अलग से कि इसमें पूछा जाता कि पोर्टफोलियो के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन सी नहीं आती हैं। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ये प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। किस स्तर पर? प्राथमिक स्तर पर। पोर्टफोलियो में निम्नलिखित चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी? बच्चे द्वारा बनाए गए चित्र, मतलब जो भी बच्चे ने अगर पेंटिंग्स बनाई है या कोई चार्ट्स बनाया, फ्लो चार्ट बनाया, कुछ भी चार्ट्स बनाया है वो आएंगे। ठीक है, बच्चे का भी चित्र होगा उसमें। स्व आकलन सीट, सेल्फ असेसमेंट सीट, अगर बच्चे से आपने सेल्फ असेसमेंट करवाया है, ठीक है, तो उस सीट को भी रखा जाएगा। पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो कुल मिला के एक बस्ता होता है जिसमें सब चीज़ें होती हैं। अभिभावक आकलन सीट, ठीक है, पेरेंट्स की जो असेसमेंट सीट होती है वो भी इसमें होती है। सहपाठी आकलन सीट, पीयर असेसमेंट सीट, कुल मिला के सभी असेसमेंट की सीटों का कलेक्शन होता है। ये पोर्टफोलियो बैग होता है। इससे बच्चे के संपूर्ण वृद्धि एवं विकास का आकलन होता है। इसलिए पोर्टफोलियो टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। लगभग हर एक पेपर में पूछ लिया था कि पोर्टफोलियो क्या है, तो क्या क्या आता है पोर्टफोलियो के अंदर, क्या नहीं आता। तो आपको ध्यान रखना इतनी चीज़ें पोर्टफोलियो के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्या है? क्विज प्रतियोगिता, वाद विवाद मतलब डिबेट। इसके द्वारा बच्चे का ज्ञान, विभिन्न दृष्टिकोण, सहयोग की भावना, कोऑपरेटिव प्रजातांत्रिक गुणों का आकलन होता है कि बच्चा कितना कोऑपरेटिव है। ठीक है, वो कितने कितने अलग अलग दृष्टिकोण से किसी जो प्रॉब्लम है उस पर सोच पाता है। बच्चे की अभी नॉलेज किस लेवल तक है। इसलिए ये कंपटीशन है, डिबेट है, डिस्कशन है और क्विज टेस्ट लिए जाते हैं। इनके पीछे ये मोटिव होता है। अब चेक लिस्ट, पोर्टफोलियो चेक लिस्ट, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चेक लिस्ट क्या होता है? नाम से ही क्लियर है, चेक लिस्ट, चेक करने वाली लिस्ट। इससे बालक की एक विशिष्ट विषय में विशेष सूचना का पता लगता है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है मैथ में बहुत अच्छा है, तो मैथ से रिलेटेड मैंने उसको बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए, ठीक, हल करने के लिए। अब अब इसमें बच्चा जो होगा या तो यस करेगा या नो नो करेगा। इसमें उत्तर जो है हाँ या ना में देना होता है। तो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए जो टेस्ट लिया जाता है वो चेक लिस्ट के द्वारा किया जाता है। इसमें इसकी खूबसूरती ये है कि इसमें जो आंसर केवल करना है वो यस या नो में, हाँ या ना में करना होता है। जिसके गुण है इसका ध्यान रखना भाई। और लास्ट में क्या है? तो चेक लिस्ट हो गया। उसके आगे है आवधिक परीक्षा, पीरियोडिक एग्जाम, तो मतलब यही 2 मंथ बाद एग्जाम, 1 मंथ बाद एग्जाम, इसे कहते हैं आवधिक परीक्षाएं, पीरियोडिक एग्जाम्स। ये अधिगम के दौरान कराई जाती है, हाँ, बीच में कराई जाती है। इससे तुरंत पता चल जाता है कि अधिगम सही तरीके से हो रहा है या नहीं। वही जो एग्जाम तो बीच बीच में होते हैं, जैसे आपका यूटी हो गया, यूनिट टेस्ट हो गया, ठीक है, या आपका मंथली टेस्ट हो गया, इनके पीछे मोटिव का क्या है? इनके पीछे मोटिव ये होता है कि हमें को ये पता करना है कि बच्चे हमारे कितना सीख पाए, अभी कैसे सीख रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि केवल जब बोर्ड एग्जाम आए या एनुअल एग्जाम आए तो उस समय जो रट लें और इनकी समझ कोई भी डेवलप ना हो। तो ये इनके पीछे एग्जाम्स के जो पीरियोडिक एग्जाम्स ली जाती है, इनके पीछे ये मोटिव होता है, इसीलिए कराई जाती है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? चेक लिस्ट, आवधिक परीक्षा, क्विज प्रतियोगिता, वाद विवाद, पोर्टफोलियो। इसमें पोर्टफोलियो चेक लिस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए, और असाइनमेंट। फिर क्वेश्चन आंसर वाली है जो तो हम जानते ही हैं। ऑब्जर्वेशन भी थोड़ा सही है, लेकिन असाइनमेंट मेथड, पोर्टफोलियो और चेक लिस्ट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब वार्षिक परीक्षा वो तो सभी जानते हैं, सत्रांत में होती है। सत्र के अंत में मतलब जब साल के अंत में एक ही बार होती है वार्षिक परीक्षा, जो आपके
प्रगति का मापन करती है, आपकी प्रोग्रेस कार्ड जिससे आपको मिलता है, ठीक है, रिपोर्ट कार्ड मिलता है। ये व्यापक मूल्यांकन करने के लिए उपयोगी है, जैसे बोर्ड एग्जाम है, एनुअल एग्जाम है, ये सब इसके अंतर्गत है। सत्रांत होती है सत्र के समाप्ति पर, सेशन के अंत में, लास्ट में। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने परीक्षाओं के बारे में पढ़ लिया, मूल्यांकन की विधियों के बारे में पढ़ लिया। अब लास्ट में हम ये पढ़ेंगे कि जो हम मूल्यांकन करते हैं, जो टेस्ट लेते हैं, परीक्षण कराते हैं क्लास में, तो वो होने कैसे चाहिए, कैसा एक अच्छा परीक्षण होना चाहिए, उसके गुण क्या क्या होने चाहिए, ये सभी समझ लीजिए। ये गुण आते हैं कि एक अच्छे परीक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए, 4 ऑप्शन। तो इनके नाम ध्यान रखने हैं बेसिकली आपको। विश्वसनीयता, ठीक है, विश्वसनीयता होनी चाहिए एक अच्छे परीक्षण में। रिलायबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि किसी परीक्षा का परिणाम समान परिस्थितियों में एक समान बना रहे, तब उसे विश्वसनीय परीक्षण कहते हैं। मतलब मान लीजिए अगर कोई परीक्षण लिया गया, कोई एग्जाम लिया गया, उसमें किसी बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आई, अगर दोबारा फिर वही एग्जाम लिया जाए समान परिस्थितियों को रखते, तब भी बच्चों की परफॉर्मेंस वैसे ही होनी चाहिए, तब जो माना जाता है कि जो परीक्षण है वो विश्वसनीय परीक्षण है। ठीक है, अब वैधता, इनके नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम रखे जाते हैं। वैलिडिटी क्या है, वैलिडिटी का मतलब ये है जो परीक्षण अधिगम के उद्देश्यों की पूर्ति करे। तो ऐसे अधिगम की उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले परीक्षण को क्या कहते हैं, उसके गुण को वैधता। अतः जो परीक्षण जितने अधिक उद्देश्यों की को पूर्ण करता है वह उतना ही अधिक वैध माना जाता है, वैलिड टेस्ट माना जाता है। जैसे गणित की परीक्षा के द्वारा हम गणित की योग्यता का ही मापन कर सकते हैं, ना कि भाषा की योग्यता का। अब मान लीजिए गणित का हमको टेस्ट लेना है, तो गणित के पेपर द्वारा हम गणित की ही योग्यता को तो मापन करेंगे, उसके द्वारा भाषा का थोड़ी ना पता चल जाए। अगर भाषा का आप पता कर रहे हैं गणित की परीक्षा के माध्यम से, तो आपका जो पेपर है, जो परीक्षण है, वो वैध नहीं है, वो आउट ऑफ सिलेबस है। कहते नहीं आउट ऑफ सिलेबस आ गया, वो वैलिड नहीं है। थर्ड क्या है, वस्तुनिष्ठता, इसके बारे में देखते हैं। जिस परीक्षण पर व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी मूल्यांकन करे परिणाम समान रहेगा, इसे विषय वस्तु के तथ्य का ही आकलन होता है। मतलब ऑब्जेक्टिव टेस्ट, जैसे हमारा सीटेट का जो टेस्ट होता है, सीटेट का जो हमारा एग्जाम होता है, ये कैसा है, वस्तुनिष्ठ है। जैसे मेरे 30 आउट ऑफ 30 आए, ठीक है, 29 आउट ऑफ 30 आए मेरे सीडीपी में, फर्स्ट सेकंड पेपर में। अब इसको कोई भी संसार का आदमी करे, ये लिए तो ये तो मशीन के द्वारा होता है। अगर वो आदमी भी करते हैं, ऑब्जेक्टिव है, तो इतने सही होंगे, इसमें आप नहीं गलत कर सकते हैं मेरे। इस पर पर्सनल कोई मूल्यांकन करने वाले का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, इन क्वेश्चन से जांचा किसको जाता है, इनसे फैक्चुअल जो नॉलेज होती है उसी को जांचा जाता। तो हमने विश्वसनीयता होनी चाहिए अच्छे परीक्षण में, वैधता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता, विभेदीकरण देख लीजिए क्या है, डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या है, परीक्षण का वह गुण जिसके द्वारा तेज, सामान्य, पिछड़े सभी छात्रों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। पेपर में सरल, माध्यम तक कठिन सभी प्रकार के प्रश्नों को रखना। डिफरेंशिएशन का मतलब, विभेदीकरण का मतलब ये है कि अगर आप पेपर बना रहे हैं, टेस्ट बना रहे हैं, तो एक बात अपने माइंड में हमेशा रखना कि सभी बच्चे बहुत होशियार नहीं होते हैं, ठीक है। जो एक क्लास है जैसे ये, तो इसमें कुछ तो बच्चे होंगे वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, तेज होंगे। मीडियम स्टूडेंट की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, और उसके बाद कौन से होते हैं, जो सबसे ज़्यादा कम पढ़ने लिखने में होशियार होते हैं। तो आप जो एग्ज़ाम लें, जो परीक्षण लें, ठीक है, तो उस परीक्षण को इस तरह से डिजाइन करें कि हमारे सभी बच्चे कर लें, होशियार भी कर लें, सामान्य भी कर लें, और जो कम पढ़ने लिखने में होशियार हैं वो भी कर लें। तो ये भी एक गुण होता है परीक्षण का, जिसे कहते हैं विभेदीकरण या डिफरेंशिएशन। और क्या है, और है व्यापकता। व्यापकता क्या होती है, कम्प्रिहेंसिवनेस, परीक्षण के द्वारा विषय के विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन करना।
अब जैसे मतलब आप मैथ का अगर टेस्ट ले रहे हैं, तब आप मैथ का टेस्ट तो ले रहे हैं, अब मैथ के किसी एक टॉपिक से ही उठाकर क्वेश्चन सभी आपने रख दिए पेपर में, तो इससे क्या होगा, अगर जिसने वो टॉपिक पढ़ा होगा मान लीजिए, तो वो तो सब कर देगा क्वेश्चन, जिसने पूरा मैथ पढ़ा है और उस वाले टॉपिक को भी पढ़ा है, कम पढ़ा है, तो वो नहीं कर पाएगा। तो आपका जो पेपर है वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, वो व्यापक नहीं है। व्यापक का मतलब है सभी टॉपिक से समान प्रश्न रखने चाहिए, ठीक है। इससे किसी का तुक्का ना चल जाए कि वो सर्किल पढ़, मान ली मैथ के टेस्ट में सर्किल पढ़ कर गया कोई, सर्किल से ही आपने सब क्वेश्चन रख दिए तो वो सब कर देगा। इसके आगे क्या व्यवहारिकता होनी चाहिए, मतलब केवल पुस्तकीय ज्ञान, बुकिश नॉलेज का ही मूल्यांकन ना करें जो आप पेपर ले रहे हैं, उसमें व्यवहारिक ज्ञान का भी थोड़ा बहुत स्थान होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान का भी उससे मूल्यांकन करना चाहिए। लास्ट है सहजता, यूजेबिलिटी। परीक्षण बहुत कठिन भाषा में तैयार ना किया गया हो, मतलब ऐसा ना हो परीक्षण में कि बहुत ज़्यादा आपने कोई टफ लैंग्वेज का यूज किया हो। ऐसी लैंग्वेज लिखें जिसको सभी बच्चे पढ़कर समझ लें, उनकी समझ में आ जाए कि एक्चुअली पेपर में पूछा गया क्या गया और हमको क्या करना है। सभी परीक्षण को समझ लें, इससे परीक्षण की सहजता कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, सहजता कहते हैं। तो इन गुणों को आप कीप इन माइंड, कृपया इनको ध्यान में रखना, जो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। व्यापकता है, वैधता है, सहजता है और वस्तुनिष्ठता है। विभेदीकरण क्या होता है, विश्वसनीयता है। एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं होती हैं। चलिए 31 मिनट हो गए, क्लास बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। अभी प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन बचा है, एनसीएफ 2005 के अनुसार मूल्यांकन बचा है। चलिए कर ही लेते हैं, बहुत थोड़ा सा बचा है, आ जाइए। प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, देखिए क्या क्या होना चाहिए, ध्यान रखना, इससे ही आपके क्वेश्चन ठीक होंगे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन, ये सबसे लास्ट में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बच्चों में परिवेश के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना, उसे खोजी एवं हाथ से करने वाले क्रियाकलापों में व्यस्त रखने के लिए प्रोत्साहित करना। एनसीएफ 2005 में क्या चीज़ लिखी है जो मैंने आपको बार बार बताई है कि हैंड्स ऑन एक्टिविटी, जो हैंड्स ऑन एक्टिविटी है इसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी को। जो हस्तपरक एक्टिविटी, जिसको हम हाथ से कर कर किसी काम को सीखते हैं, वो सीखना सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है रेदर देन आप उस पर कोई भी वीडियो दिखा दें या कुछ भी दिखा दें। जिस चीज़ को आपने अपने आप से कर कर सीख लिया वो बेस्ट है, ठीक है। तो बच्चों को आपको कैसा बनाना है, प्राथमिक स्तर पर खोजी प्रवृत्ति उनमें डेवलप करनी है और जिज्ञासा उत्पन्न करनी है। किन किन कौशलों को आपको विकास करना है, भाषा कौशल है, अवलोकन है, रिकॉर्डिंग है, वर्गीकरण है, विभेदीकरण है, निष्कर्ष निकालना है, चित्रांकन करना है, व्याख्या है, डिजाइन है, निर्माण अनुमान आदि को विकसित करना। ये रहेगा आपका उद्देश्य मूल्यांकन करने का प्राथमिक स्तर पर। और क्या है, इस स्तर पर बच्चे बोलना, पढ़ना, लिखना सीख रहे होते हैं। प्राइमरी लेवल है जो विचारों को व्यक्त देने और परिवेश के अवलोकन के लिए काफ़ी जरूरी है। तो बच्चों का जो बोलना है, पढ़ना, लिखना है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस स्तर पर भाषा के विकास पर जोर देना चाहिए, ठीक है। यह फैलन जो है, यह फैलन को इसीलिए लॉन्च किया गया, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को विकसित करने के लिए, एनईपी 2020 में निपुण भारत के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया, ये फैलन को। अब आ जाइए एनसीएफ 2005 के अनुसार भर भर के जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सबसे लास्ट में है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपने पेपर किए होंगे या करेंगे तो लिखा रहता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार मूल्यांकन होना चाहिए। तो एनसीएफ का सब पूरा जिस्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए सब कुछ, जहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं। देख लीजिए एनसीएफ 2005 के अनुसार मूल्यांकन क्या क्या होना चाहिए मूल्यांकन में। एनसीएफ 2005
कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन हेतु विषय को पढ़ाने की सिफारिश नहीं करता। देखिए, जो पर्यावरण है, जो ईवीएस है, वो क्लास सेकेंड तक नहीं है, क्लास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में है। तो ये बात आपको रखना, क्लास फर्स्ट और सेकेंड में ईवीएस नहीं होती है। ठीक है, इसके लिए साफ मना किया है एनसीएफ ने। इसलिए प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की कोई पुस्तक नहीं है जो प्राइमरी लेवल पर है, मतलब सेकेंड क्लास तक यहाँ पर कोई भी बुक यहाँ पर नहीं होती है। अब ये सबसे ज़्यादा मैंने हाईलाइट किया, इसको बड़ा किया, क्यों? पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। जो फर्स्ट सेकेंड तक जो पर्यावरण की बुक तो कोई नहीं होती है, लेकिन पढ़ाया तब भी जाता है एक इंटीग्रेटेड मैनर में, जोड़ जोड़ कर। किसके माध्यम से पर्यावरण को पढ़ाया जाता है? भाषा और गणित के माध्यम से। पता नहीं कितनी बार इस क्वेश्चन को पूछा गया कि प्राथमिक स्तर पर क्लास सेकेंड तक बच्चों को जो पर्यावरण है वो किसके माध्यम से पढ़ाया जाता है? भाषा और गणित के माध्यम से। थर्ड, इस स्तर पर औपचारिक मूल्यांकन नहीं होता, मतलब जैसे बोर्ड एग्जाम जैसी या फॉर्मल कोई जो है इवेल्युएशन नहीं होता है। शिक्षक को बच्चे का अवलोकन करते हुए ही मूल्यांकन करना होता है। बच्चे के प्रगति कार्ड पर उसकी अभिरुचि है, क्षमता है, कुशलता है, स्वास्थ्य की स्थिति आदि का सूचना होनी चाहिए। कक्षा 3 से 5, देखिए 3 से 5 के स्तर का मूल्यांकन होना चाहिए। अब यहाँ से आपको मूल्यांकन करना है प्रॉपर, लेकिन किस टाइप का करना है वो देख लीजिए। कक्षा 3 से 5 तक के स्तर का मूल्यांकन होना चाहिए, परंतु यह सतत मूल्यांकन आधारित होना चाहिए। जो कंटिन्यूअस हम लोगों ने भी बात की, उस टाइप का मूल्यांकन होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित अधिगम के आयामों का मूल्यांकन होना चाहिए। अब किस किस चीज़ का प्राथमिक स्तर पर आपको मूल्यांकन करना है, किन किन चीज़ों का आपको बच्चे का मूल्यांकन करना है, मतलब ध्यान में रखना है। भाषा की समझ, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कितनी होगी किसी भी भाषा में, इसीलिए तो ये फेलन को शुरू किया गया, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। पढ़ने की क्षमता, क्या बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ने बच्चे की कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है पढ़ने के प्रति की नहीं। अभिव्यक्ति की क्षमता, जो बच्चे को आता है, जो भी अपने परिवेश के प्रति या जो भी जानता, क्या वो उसको बोल कर या लिख कर एक्सप्रेस कर पाता है कि नहीं, मतलब उसकी एक्सप्रेसिव कौशल क्या है। ठीक है, एक्सप्रेशन उसका कैसा है। खुद अपने हाथ से करने से लेकर समूह में काम करने की क्षमता क्या है, मतलब अकेले और व्यक्तिगत रूप से और या समूह में वो एक्टिविटी करने की उसकी जो है स्किल है, वो किस टाइप की है। जितने गोल गोल पॉइंट हैं, इन चीज़ को आपका मूल्यांकन करना है। ऐसे कर लीजिए, इतने को रख लेना, पूरी पीडीएफ को इसका तो अलग से स्क्रीनशॉट ले लेना, बार बार पढ़ते रहना। फिलहाल हम अभी इसका रिवीजन करेंगे, जब बहुत बार करेंगे भी इसका रिवीजन, जब हम पेपर करेंगे तभी। अभी खुद अपने हाथ हो गया, अवलोकन, वर्गीकरण, ड्राइंग आदि करने के कौशल विकसित करना। ठीक है, और क्या है? प्राथमिक स्तर पर किसी भी तरह की औपचारिक साविधि, मतलब टाइम बाउंड टेस्ट नहीं होगा कि 1 घंटे का एग्जाम है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो, सभी का क्वेश्चन अनिवार्य है, ऐसा इस टाइप का कोई भी आपका एग्जाम नहीं होगा, जांच परीक्षा नहीं होनी चाहिए। ये सब कौन कह रहा है? एनसीएफ 2005। 7 अंक या ग्रेड पास या फेल होने की किसी भी तरह की पहल कदमी नहीं की जा सकती है, की जाएगी, मतलब इस स्तर पर जे नहीं, पास फेल दोनों वर्ड खराब है, पास भी फेल भी। अंक है, ग्रेडिंग है, ये सब कुछ गलत है। बस बच्चे का आप जो अभी हमने 6 पॉइंट डिस्कस किए, बस इनका हम मूल्यांकन करो। ठीक है, इन चीज़ों पर पढ़ना ही नहीं है बिल्कुल, इसीलिए मेरिट नहीं करनी है कोई भी, नो मेरिट, नो मेरिट, ध्यान रखना। अभी बच्चे ने पढ़ना लिखना शुरू किया है, आप उसकी मेरिट नहीं करेंगे। लास्ट पॉइंट क्या है? शिक्षक को बच्चे का मूल्यांकन करते रहना चाहिए, बच्चे के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को जानने के लिए। हाँ, सही बात है, मतलब कंटिन्यू करना चाहिए मूल्यांकन, इससे बच्चे की प्रगति के बारे में पता चलता रहे। चलिए, क्लास को भी यहीं पर कंप्लीट करते हैं।
और क्लास को भाई शेयर कर दिया करें आप लोग, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। अभी तो हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं और मैं आपके लिए बेस्ट कंटेंट जो भी हो सकता है वो बनाता हूँ, मेरे पर्सनल नोट्स हैं जी। और अभी तो हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग इनकी क्वेश्चन की बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे और बिल्कुल आपका 100% सीटेट क्लियर होगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।